भारत की राष्ट्रीय एकता और उसकी क्षेत्रीय पहचानों के बीच का रिश्ता हमेशा से ही बड़ा दिलचस्प और कभी-कभी तनाव भरा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भारत जैसा विशाल और विविधताओं से भरा देश इन सबको एक साथ कैसे रखता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो चलिए शुरुआत इसी कार्टून से करते हैं। देखिए, सांप्रदायिकता और जातिवाद के खिलाफ प्रदर्शन, ये तो समझ में आता है। लेकिन क्षेत्रवाद के खिलाफ ये थोड़ा अजीब नहीं है? आखिर अपनी क्षेत्रीय पहचान पर तो गर्व भी हो सकता है। तो ये सवाल हमें भारत की राजनीतिक चुनौतियों के बारे में क्या बताता है? तो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। हमारे पहले हिस्से में हम देखेंगे कि 1947 में आज़ादी मिलने के ठीक बाद भारत ने अपनी इस जबरदस्त डाइवर्सिटी को संभालने की कोशिश कैसे शुरू की। जैसे ही भारत को आज़ादी मिली, पूरी दुनिया में लोग कहने लगे कि ये देश तो टिक ही नहीं पाएगा, ये टूट जाएगा। और वजह हमारी अपनी विविधता। 50 के दशक में भाषा को लेकर राज्यों की मांग हुई, फिर 60 के दशक में पंजाब और हरियाणा बने, और 80 के दशक तक तो मामला स्वायत्तता के लिए हथियारबंद आंदोलनों तक पहुंच गया था। मतलब चुनौतियां तो थीं, और वो भी लगातार। तो सवाल ये है कि भारत ने इन सब तनावों को झेला कैसे? आखिर क्या था वो खास इंडियन अप्रोच जिसने भारत को बाकी देशों से अलग खड़ा कर दिया? चलिए इसी को समझते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी फर्क है। देखिए, यूरोप के कई देश सोचते थे कि कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब अलग-अलग संस्कृतियां देश के लिए खतरा है, लेकिन भारत ने ठीक इसका उल्टा किया। हमने कहा नहीं, हमारी विविधता ही हमारी बुनियाद है। सिद्धांत एकदम साफ था, राष्ट्र का मतलब किसी एक क्षेत्र को दबाना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। और इस काम में सबसे बड़ा हथियार क्या बना? हमारा लोकतंत्र। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को खास इसी तरह बनाया गया कि जो भी क्षेत्रीय आवाजें हैं, जो भी मांगे हैं, उन्हें सुना जाए, उन्हें दबाया ना जाए। मतलब सोच ये थी कि इन आकांक्षाओं को देश के खिलाफ देखने के बजाय उन्हें संविधान के दायरे में रहकर सुलझाया जाए। चलिए अब इसे एक कहानी, एक केस स्टडी से समझते हैं। और ये कहानी है दक्षिण भारत की। हम बात करेंगे द्रविड़ आंदोलन की, जो एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे क्षेत्रीय इच्छाएं लोकतांत्रिक तरीकों से कामयाबी हासिल कर सकती हैं। वड़क्कू वारगिर्दु, तिरक्कू तिरिकिर्दु, यानी उत्तर मजे कर रहा है और दक्षिण पिछड़ रहा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये वो गहरी भावना थी जिसने भारत के सबसे असरदार क्षेत्रीय आंदोलनों में से एक को जन्म दिया। ये एक एहसास था कि दक्षिण के साथ आर्थिक तौर पर भी और सांस्कृतिक तौर पर भी नाइंसाफी हो रही है। तो ये आंदोलन आया कहां से? इसकी जड़ें थी सामाजिक सुधार में। इसके सबसे बड़े नेता थे ईवी रामास्वामी पेरियार। उन्होंने समाज में ब्राह्मणों के दबदबे को चुनौती दी। उनका मानना था कि यही असली असमानता की जड़ है। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल आंदोलन नहीं था, नहीं, ये उत्तर भारत के दबदबे के खिलाफ दक्षिण के अपने कल्चर और अपने गौरव को बचाने की एक लड़ाई थी। फिर जब डीएमके पार्टी आई तो उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए 3 मोर्चों पर काम किया। पहला मोर्चा, उत्तर भारत के आर्थिक प्रतीकों का विरोध। दूसरा मोर्चा, स्कूलों के सिलेबस में तमिल इतिहास और संस्कृति को ज्यादा जगह देने की मांग। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा मोर्चा था, वो था हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर थोपे जाने के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन। और इन आंदोलनों का असर जबरदस्त था। ये जो 1965 के अखबार की कटिंग है ना, ये उसी दौर की है। खासकर हिंदी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उसकी कामयाबी ने डीएमके को तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ी ताकत बना दिया। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? यही कि एक ऐसा आंदोलन जिसे शुरू में लोग देश के लिए खतरा मतलब एक अलगाववादी आंदोलन समझ रहे थे, उसी आंदोलन ने लोकतंत्र का रास्ता अपनाया, चुनाव जीते, सत्ता में आए, और आज वो भारतीय राजनीति का एक अहम हिस्सा है। कमाल है ना? अब चलते हैं एक दूसरी कहानी पर, और ये कहानी तमिलनाडु की कहानी से बिल्कुल अलग है। हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की। एक ऐसा इलाका जहां क्षेत्रीय आकांक्षाओं का नतीजा दशकों की हिंसा और अस्थिरता रहा है। देखिए, इस मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहां का भूगोल समझना होगा। ये जो नक्शा है, ये जम्मू और कश्मीर के पुराने राज्य का है, और ये कोई एक इलाका नहीं था। ये असल में 3 बिल्कुल अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक हिस्सों से मिलकर बना था: जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। और ये टेबल इस अंदरूनी विविधता को और भी साफ कर देती है। आप देखिए, जम्मू का इलाका मैदानी है और यहाँ हिंदू आबादी ज्यादा है। फिर आती है कश्मीर घाटी, जहाँ कश्मीरी मुस्लिम ज्यादा हैं। और फिर है लद्दाख का पहाड़ी इलाका, जहाँ बौद्ध और मुस्लिम आबादी रहती है। मतलब ये कोई एक जैसी जगह नहीं है, और यही बात इस मसले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है।
यहाँ एक और शब्द को समझना बहुत जरूरी है, कश्मीरियत। कश्मीरियत क्या है? ये कश्मीरी लोगों की अपनी एक खास सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है। एक ऐसी पहचान जो धर्म से भी ऊपर थी और जो ना तो पूरी तरह भारत के साथ थी, ना पाकिस्तान के साथ। वो अपनी एक अलग पहचान बनाए रखना चाहते थे। तो ये पूरा संघर्ष शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी 1947 में ही शुरू हो जाती है। जब देश आज़ाद हो रहा था तो यहाँ के महाराजा हरि सिंह आज़ाद रहना चाहते थे, ना भारत में ना पाकिस्तान में। लेकिन तभी पाकिस्तान के समर्थन से कबाइलियों ने हमला कर दिया। अब महाराजा हरि सिंह को भारत से मदद मांगनी पड़ी और इसी मदद के बदले उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत किए। बस यहीं से कश्मीर का रास्ता बाकी रियासतों से हमेशा के लिए अलग हो गया। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में इन दोनों बिल्कुल अलग कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं उसे समझते हैं। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं और दो अलग अलग नतीजे। एक तरफ द्रविड़ आंदोलन, जिसने लोकतंत्र का, बहस का रास्ता चुना। नतीजा क्या हुआ? वो देश की राजनीति का हिस्सा बने, उन्हें ताकत मिली। दूसरी तरफ कश्मीर, जहां हथियारों का इस्तेमाल हुआ, बाहर से दबाव आया और नतीजा लगातार संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता। तो असली सबक क्या है? असली सबक ये है कि भारत जैसे देश को चलाने के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है। यहाँ लगातार एक संतुलन साधना पड़ता है, राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय सम्मान के बीच। ये कोई एक दिन में खत्म होने वाला काम नहीं है। ये बातचीत और समझौते की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और हम इस चर्चा को यहीं एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं, जो इस पूरी गुत्थी का सार है कि कोई भी देश अपनी अनगिनत अलग अलग पहचानों का सम्मान करते हुए अपनी एकता को कैसे बचाए रख सकता है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसके बारे में हम सबको सोचते रहने की जरूरत है।